नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निश्चित करिए कि इस दिवाली के बाद अगली दिवाली तक आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो आइए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब बिहार स्टेट के बारे में क्लास को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पहले आपको यही बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण क्यों होता है स्टेट के लिए। अगर हम सब बात करें तो दोस्तों इसमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अन्य दक्षता से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ में साथ रिपीटेड का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को रटिए नहीं दोस्तों, इसमें लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अब किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज कब आप समझेंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तभी तो आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। सबसे पहले हम सब बात करें तो 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है अदर स्किल से, इसमें मैथ से दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, एवीएस से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, जीएस से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आज हम सब 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके यस्टेड के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो पेपर हम सब सॉल्व कर रहे हैं वह पेपर आपका 5/9/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को लाइक भी शेयर भी करिए। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है शिक्षण में स्वतंत्र चर कौन से हैं। ऑप्शन है शिक्षक है, शिक्षार्थी है, सामग्री है, शिक्षण विधियाँ है। इसमें किसकी बात करें? स्वतंत्र चर। आपके शिक्षण करते समय में कौन सा चीज़ स्वतंत्र होता है? क्या शिक्षक होता है, क्या विद्यार्थी होते हैं, या फिर सामग्री होती है? देखिए, स्वतंत्र की बात करें तो दोस्तों इसमें जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र होता है। वह स्वतंत्र है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, वो अपने उसके ऊपर निर्भर है। वह जैसे चाहे बच्चों को सिखा सकता है। इसीलिए स्वतंत्र चर कौन होता है? इसमें जो है शिक्षक होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर स्वतंत्र चर शिक्षक है तो दोस्तों बच्चा क्या होता है? बच्चा जो दोस्तों आश्रित चर होता है। वह दोस्तों किस पे आश्रित होता है? वह जो है टीचर पे आश्रित होता है। तो बस इसलिए बच्चा किस में आएगा? आश्रित चर में आएगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ सकता है, अगर बच्चा आश्रित चर हो गया, जो सामग्री होती हैं, पाठ सामग्री हैं, ये सब किस में आएंगी? ये आपके मध्यस्थ चर में आएंगी। जितने भी आपके पाठ्यक्रम हो गए, शिक्षण सामग्री हो गई, शिक्षण साधन हो गए, ये सब आपके मध्यस्थ चर में आते हैं। तो आप यहाँ पे समझिएगा, शिक्षक जो है कैसा चर है? ये आपका स्वतंत्र चर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है दोस्तों कौन सा है? प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, या फिर छात्र का मूल्यांकन करना, या फिर अनुशासन बनाए रखना। देखिए, जो ऑप्शन बच्चे के खिलाफत करे वो ऑप्शन आपका गलत होगा। इसमें यही चीज़ तो ध्यान देना है। सर्वे सर्वा इसमें कौन सा होता है? बच्चा होता है। सब कुछ गलत हो सकता है, आपका पढ़ाने का तरीका गलत है, विद्यालय गलत हो सकता है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट शिक्षण सामग्री इस्तेमाल करेंगे वह गलत हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं गलत होता। वह कौन सा है? बच्चा है दोस्तों। इसको आप हर समय अपने दिमाग में रखिएगा कि बच्चा गलत नहीं हो सकता। खैर, अनुशासन बनाए रखना है, बच्चों को आप अनुशासन रख के शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू कौन सा है? अनुशासन में नहीं रखना है। प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, या फिर शिक्षण का मूल्यांकन करना। सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू कौन सा है? शिक्षण को मनोरंजन बनाना। शिक्षण को आनंदमय तथा रोचक बनाने शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। मनोरंजन से मतलब आप ऐसा भी समझिए कि आनंदमय बनाना, रोचक बनाना, बच्चे कैसे इंगेज कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हो, सीखें, यह सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम कवरेज, सेकंड ऑप्शन है छात्रों की रुचि, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, लास्ट ऑप्शन है सीखने के परिणाम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? सीखने के परिणाम के आधार पर किया जाता है दोस्तों। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन हम कब करेंगे? सीखने के परिणाम, बच्चा कैसा सीखा है, कैसा नहीं सीखा है, इसके परिणाम स्वरूप ही हम उसका आकलन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उद्देश्य की
प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है दोस्तों। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना। सेकंड ऑप्शन है योजना की समय पर क्रियान्वित करना। थर्ड ऑप्शन है गतिविधि तय करना। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जो दृष्टिकोण, शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उद्देश्य को लेकर जो शिक्षक है उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें डी, गतिविधि तय करना, यह भी है। योजना की समय सीमा का पर क्रियान्वित करना, यह भी है। विषय की विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, यह भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। ब्लूम दोस्तों, देखिए ब्लूम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। बाकी हम एक क्लास आपको ब्लूम के बारे में बताएंगे, क्योंकि ब्लूम से हर सेट में क्वेश्चन मिल रहे हैं। ब्लूम की इसमें जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1954 में, 1956 में, 1958 में, 1960 में। राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1956 में जो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षण के अंतर्गत सीखने का उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित जो इनका ब्लूम टेक्सोनॉमी है 1956 में बनाया गया था। इन उद्देश्यों को 3 पक्ष में विभाजित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 पक्ष जो कौन कौन से हैं उसको आप जानते रहिए। पहला जो पक्ष होता है इसमें संज्ञानात्मक पक्ष, पहला संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरे अगर हम सब बात करें तो भावनात्मक पक्ष है। इसके बाद थर्ड की अगर हम सब बात करें क्रिया आधारित या फिर साइकोमोटर। ये 3 पक्ष इनके जो ब्लूम के टेक्सोनॉमी, ये 3 पक्ष हैं। प्रकाशित कब हुआ था इसका? जो 1956 में यह प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिखाओ और बताओ का संबंध है दोस्तों व्याख्यान विधि से, प्रदर्शन विधि से, चर्चा विधि से, समस्या समाधान विधि से। हम अगर किसी बच्चे को कह रहे हैं कि दिखाओ और बताओ, कोई चीज़ दिखाओ बताओ, इसके बारे में बताओ, तो ये किससे संबंधित है? व्याख्यान तो होगा नहीं। व्याख्यान मतलब आप खड़े होकर लेक्चर दीजिए, बच्चा सुने, तो फिर व्याख्यान तो हो नहीं सकता। देखिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकता, जैसे चर्चा विधि। चर्चा विधि में आप दिखाएंगे नहीं, सिर्फ चर्चा करेंगे आपस में। समस्या समाधान विधि ये नहीं। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन में आप बच्चों को दिखाएंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन आपको जो मिले, अगर लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता पहले उसे आप काटते जाइए, लास्ट में जो बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट में आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, फिर 2 ही ऑप्शन में आपको छांटना रहेगा। नहीं तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। लेकिन जो नहीं हो सकता, कन्फर्म है कि ये नहीं हो, उसे काट दीजिए, हटा दीजिए। ये नहीं है, हटाइए। 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में कौन सा हो सकता है? 2 में ही आपको आपका जो राइट होने का चांस हो जाएगा 50% हो जाएगा, नहीं तो इसे 25% रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है दोस्तों। देखिए शिक्षण में 2 विधि एक बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि। कह रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण, सेकंड ऑप्शन है प्रायोगिक दृष्टिकोण, थर्ड ऑप्शन है खेल आधारित दृष्टिकोण, लास्ट ऑप्शन है मिश्रित दृष्टिकोण। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है दोस्तों कौन सी है? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा परंपरागत दृष्टिकोण विधि। कैसी विधि है दोस्तों? निगमनात्मक शिक्षण एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें लक्ष्य, भाषा, नियमों के बारे में जानकारी कक्षा के शुरुआत में ही दी जाती है। इसलिए दोस्तों यह परंपरा है, परंपरागत एक दृष्टिकोण की विधि है। कौन सा? निगमनात्मक शिक्षण की विधि। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति खाली जगह है कि देन है? किसकी देन है? स्पेंसर के, आर्मस्ट्रांग के, हर्बर्ट की या फिर डेवी की? जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है ये किसकी देन है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है दोस्तों ये आपके H.E. आर्मस्ट्रांग की देन थी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर इस विधि की बात करें तो दोस्तों कौन सी? ह्यूरिस्टिक पद्धति की जो विधि है इसमें जो स्व अध्ययन, स्व शिक्षण, अनुसंधान, अन्वेषण बहुत ही फास्ट टू फाइंड होता है, जिसमें खोजबीन करके बच्चा सीखता है। इन सब के माध्यम से ज्ञान को अधिग्रहण किया जाता है, ज्ञान के बारे में सीखा जाता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। करें एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता है। एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषता है? ऑप्शन है फर्स्ट पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर,
लक्ष्य हासिल करना, उपरोक्त सभी। ये दोस्तों राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। एक अच्छी पाठी योजना का विशेषता, ये सभी विशेषताएं हैं दोस्तों जिसमें इन सब के बारे में बताया गया है। तो आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 5E मॉडल निम्न में से कौन सा एक शामिल है। 5E में कौन कौन सा शामिल है। सबसे पहले जो 5E का मॉडल है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस पर भी एक वीडियो हम आपको लाएंगे, शुरू से लाएंगे, जिसमें बताएंगे इंगेज का मतलब क्या होता है, इंगेज, एक्सप्लोर, इवल्यूएट, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो 5E मॉडल 5E मॉडल है, कौन कौन से है 5, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें कौन सा एक शामिल है। परीक्षण करना, सहजता, खुदाई, अन्वेषण करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण करना। 5E जो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 5E मॉडल में कौन कौन से शामिल है, ऑप्शन डी इसमें शामिल है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कहाँ पे किया, कैसे किया जाता है बताइए। माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्रशिक्षण संस्थान में, इनमें से कोई नहीं। आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। यह जो सूक्ष्म शिक्षण है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये किसके लिए होता है, आप ये बताइए। अगर आप इसको जान गए सूक्ष्म शिक्षण होता किसके लिए, तो फिर आप इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयोग होता है वह शिक्षक के लिए होता है, ना कि बच्चों के लिए होता है। अगर यह सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है, टीचर के लिए, तो जाहिर सी बात है माध्यमिक कक्षाओं में तो होगा नहीं, प्राथमिक कक्षाओं में होगा नहीं। इसमें क्या रहे, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें टीचर को बताया जाता है कि आपको कैसे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे खड़ा होना है, इन सब के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है, कौन सा है। मनोवैज्ञानिक है, भौतिक, शारीरिक है, ए व बी दोनों है, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है, कौन सा क्रम है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या है। ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को किसी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए। देखिए हमने आपको बताया ना कि अगर आप बच्चों से ब्लैक बोर्ड को नहीं साफ करवा सकते, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, काट दीजिए। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, ये तो भी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन और भी हम देखेंगे, अगर इससे ज़्यादा सही कोई लग गया तो वो ऑप्शन आपका होगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में यही विशेषता है, आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 के चारों ऑप्शन लगेंगे सही है, और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है वही आपका राइट आंसर होता है। इसमें जो इससे अच्छा अगर कोई होगा तो वो, नहीं तो फिर यही आपका राइट आंसर होगा। ब्लैक बोर्ड को वैसे तो छोड़ना ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, ना कि बच्चों से करवाना चाहिए। एक आग विकार से संबंधित भी क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने सेट को सॉल्व किया है उसमें पहला क्वेश्चन मिला है, जो कि आपका अक्षमता से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जब पढ़ने में हम सक्षम नहीं होते, जब पढ़ नहीं पाते, उसे हम क्या कहेंगे। डिसलेक्सिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिसग्राफिया कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए उसे अगर पढ़ने में बच्चा समस्या हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। अगर डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, कैलकुलिया कैलकुलेटर से समझ लिए, इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन इसमें पढ़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है, अगर बच्चा पढ़ने में समस्या हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, और डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ये एक विकार होता है, ना कि बीमारी है। बीमारी और विकार दोनों अलग अलग हैं। विकार जो है कुछ समय बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है, बीमारी हो जाता है तो इससे इलाज कराना पड़ता है, समस्याएं होती हैं, तो फिर लेकिन विकार ऑटोमेटिक या सही भी हो जाता है। इसमें अगर देखिए डिसग्राफिया के बाद इसमें देखिए ग्राफ आ रहा है, ग्राफ मतलब लिखने के लिए। अगर लिखने की समस्या किससे संबंधित है, ग्राफिया से है। डिसकैलकुलिया, अगर कैलकुलिया गणित से आप लगा लीजिए, गणना करने में अगर समस्या हो रही है आपका कैलकुलिया है। और लेक्सिया यह किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कक्षा प्रक्रिया में
कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अपेक्षित सीखने का परिणाम, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी के सीखने का आकलन, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते? कक्षा कक्ष में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन। अपेक्षित सीखने का परिणाम ये तो शामिल है कक्षा में, विद्यार्थी के सीखने का आकलन ये भी शामिल है, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, क्या शिक्षक का भी मूल्यांकन किया जाता है पढ़ाते समय? नहीं किया जाता, ये चीज़ इसमें नहीं शामिल है। बाकी ये जो हम पढ़ा रहे हैं अपेक्षा करते हैं ना बच्चा वो सीखे, विद्यार्थी का जो सीख रहे हैं उनका आकलन भी करते हैं, ये दोनों तो करते ही हैं। बाकी इनका जो है यह कक्षा में नहीं शामिल होता कि शिक्षक का भी कोई मूल्यांकन करे। लेकिन आप जब टीचिंग करते होंगे, टीचिंग करने के लिए जो आपके बीएड कर रहे होंगे या फिर जो आपको पढ़ाने का लगता है ना कि क्लास में विद्यालय में जाके आपको टीचिंग करना होता है, वहाँ पे चेक आपको भी चेक करने आते हैं, तो वो भी होता है। लेकिन इसमें कक्षा में बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं ना कि आपकी टीचिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, यह भी आप समझिएगा। नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे नहीं जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी तो हमको टीचर भी चेक करने आ रहे थे, नहीं, यहाँ पे वो आपका प्रशिक्षण का दौरान होता है, ये आपका टीचिंग के दौरान है। तो इसमें ऑप्शन सी। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। देखिए, जो पुस्तकालय में काम करेगा उसे क्या बुलाएंगे? क्या हम लाइब्रेरियन कहेंगे? क्या अभिनेता कहेंगे? अभिनेता तो होगा नहीं, संगीतकार होगा नहीं, लाइब्रेरियन, उसे क्या कहेंगे? पुस्तकालय में जो काम करता है उसे हम लाइब्रेरियन से बुलाते हैं। बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है, क्यों होती है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, बच्चों को पुस्तक क्यों चाहिए? जाहिर सी बात है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए था ही दोस्तों, और अपने आप को समझने के लिए भी पुस्तक की ज़रूरत होती है। इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बार बार मूल्यों की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है स्वयं इनका अभ्यास करते हैं, थर्ड ऑप्शन है महान व्यक्ति की कहानियाँ सुनाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है देवी देवताओं की बात करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट, स्वयं इनका अभ्यास करें। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है कब? जब शिक्षक स्वयं इनका अभ्यास करें। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करते हैं, अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लें, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। देखिए, एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, कौन सा इसका आंसर देंगे? आप कहेंगे जब अच्छे ग्रेड देने वाले टीचर अच्छे नहीं होते हैं, अतिरिक्त जो ट्यूशन कराते हैं तो वो भी नहीं होते हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? बच्चों को क्यों नहीं मारना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है या फिर सकती है। माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बच्चे को हमको दंड क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए? देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। अगर आप किसी बच्चे को मारते हैं, वह अगर सोच ले हमको पढ़ना ही नहीं, आप कितना भी मारे बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है जब उसे आप कठोर दंड देंगे या फिर मारेंगे। तो इसलिए इससे आपको बचना है। ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। करें सीसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंडेड इवेल्युएशन, थर्ड ऑप्शन पे क्या चले दोस्तों? इसमें सीसी का मतलब ही यही होता है कि सीसी का मतलब यही है कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन से फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने में, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, या फिर ये सभी।
निदात्मक जो परीक्षण है, ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है कि जो उनकी कठिनाइयाँ हैं उसे हम पहचान करें और उसे हम दूर करें। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सेकंड ऑप्शन है सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए। थर्ड ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। लास्ट ऑप्शन है छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमको बच्चों को अगले क्लास में उसकी प्रोन्नत करना है, उसके जानकारी क्या है, सीखा कितना है, इन सब के बारे में जानने के लिए। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पाठचर्या विकास किस पर आधारित है? ऑप्शन है फर्स्ट दार्शनिक आधार, सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक आधार, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आधार, लास्ट ऑप्शन है या फिर इनमें से यह सभी। तो यह सभी दोस्तों इसमें जो राइट आंसर पाठचर्या विकास किस पर आधारित है? इन सभी पर आधारित है। तो ऑप्शन इसमें डी ही आपका राइट आंसर होगा। इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधियां शामिल है। किसमें दोस्तों? पाठ्यक्रम में, पाठचर्या में, असाइनमेंट में, इन सभी में दोस्तों। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा पाठचर्या में। इसमें से सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। किसमें? पाठचर्या में दोस्तों शामिल होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक आदर्श विद्यालय खाली जगह में स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, सबके लिए शिक्षा या फिर ये सभी। देखिए एक आदर्श विद्यालय की बात करें तो जो आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है, आदर्श विद्यालय में क्या स्थापित किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा सबके लिए शिक्षा। किसके लिए दोस्तों? सबके लिए शिक्षा। ऑप्शन ये तो आपका संविधान में लिखा गया है कि जो संविधान 21 ए में है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया है। यह जो आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है, क्यों? उसमें सबके लिए शिक्षा की बात किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण के अधिकार का अर्थ है। शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 4 से तो है नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका नहीं होगा, सबके लिए शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। आप कहेंगे ऊपर की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, इसमें शिक्षण के अधिकार पूछे हैं। अधिकार का अर्थ क्या है? तो अधिकार का अर्थ यही दोस्तों 21 ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा और जो बच्चा का विद्यालय रहेगा उसके बगल में ही रहे, ऐसा नहीं विद्यालय बहुत दूर रहे। तो इसका भी बात किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो वे अधिगम का वक्र में क्या होता है? पहले जैसा ही रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बच्चों को बोलने का मौका देंगे, देखिए गलत ही बोले लेकिन बोल तो रहा है, उसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, ना कि उसमें घटता नहीं है, पहले जैसा नहीं रहता। अगर हम जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर देते हैं तो अधिगम का वक्र में क्या होगा? अधिगम का वक्र जो होता है वो बढ़ेगा दोस्तों, ना कि वह घटेगा या फिर ना कि वह बराबर रहेगा। हम बच्चे को बोलने का मौका दे रहे हैं ना, बच्चा 10 वर्ड बोल रहा है, उसमें एक वर्ड तो सही रहेगा, जो सही है बढ़ तो रहा है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। करेंगे लिंग फोन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है फर्स्ट दृश्य सहायता, सेकंड ऑप्शन है श्रव्य सहायता, श्रव्य दृश्य सहायता या फिर ये सभी। लिंगोफोन जो होता है दोस्तों ये श्रव्य से संबंधित है। किससे? श्रव्य से संबंधित है। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए उपकरण होता है जो कानों में लगाकर इसका प्रयोग करके बच्चा सुन सकता है। तो इसका प्रयोग करके शिक्षण को आसानी से बच्चा सीख जाता है। ऑप्शन इसमें बी। करें करके सीखना क्या है? प्रायोगिक ज्ञान है, अवलोकनात्मक ज्ञान है, पूछताछ आधारित है या फिर उपरोक्त सभी। करके सीखना जो होता है दोस्तों वह बच्चा सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो होता है करके सीखने में होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा प्रायोगिक ज्ञान।
जब बच्चा प्रयोग करेगा तभी तो वही तो करके सीख रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें बच्चा प्रयोग करके सीखता है तो बहुत अच्छे, बहुत जल्दी से सीखता है। यहाँ पे आपसे दोस्तों 30 क्वेश्चन जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछे जाते हैं उसको कवर किए। यह क्लास है दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 1 के ही, पेपर 2 के लिए, क्योंकि दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन सभी दोनों में पूछा जाता है, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी। अब हम 20 क्वेश्चन जो आपके अदर स्किल से पूछे जाते हैं उसको कवर करते हैं। वीडियो को कैसा लग रहा है दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1920 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ। निम्न में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? संथाल, अहोम, पागलपंथी या फिर रामोसी? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल। संथाल एक जनजाति है, जनजाति विद्रोह है जो कि 1855 में हुआ था। इसका नेता सिद्धू और कान्हू थे। इन्होंने दोस्तों दशक में विद्रोह नहीं किया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्य 5 बजे है। ISI उगता है तो गुजरात के कांडाल में सूर्य कब उगेगा? देखिए इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे और गुजरात के में कितना अंतर होता है। ऑप्शन है प्रातः 5 बजे, सेकंड ऑप्शन है प्रातः 6:20 या फिर सी ऑप्शन है लगभग 7:30 या फिर लास्ट ऑप्शन है 7। तो कह रहे हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्य सुबह 6 बजे निकल रहा है तो गुजरात कांडाल में सूर्य कब उगेगा, कब निकलेगा, ये आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 7। लगभग 2 घंटे का अंतर होता है दोस्तों गुजरात और, क्योंकि इनका जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों में समय का 2 घंटे का अंतर आता है। अगर जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे दिखता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। और गुजरात में 2 घंटे के अंतर, लगभग अगर 5 बजे दिख रहा है तो वहाँ पे 7 बजे दिखता है। इतना अंतर होता है, इस चीज़ को जानते रहिए। अगर इसे हम आपको मैथमेटिकली बताएं तो इसमें लगभग देशांतर स्थिति की बात होती है। जैसे आप अगर हम सब गुजरात की बात करें तो 68 पॉइंट पे है और यह 97 पॉइंट पे है। तो लगभग एक देशांतर पूरब से पश्चिम जाने पर लगभग 4 मिनट का अंतर आता है। कितना दोस्तों? 4 मिनट का अंतर आता है। तो उसी हिसाब से हम जब जोड़ेंगे तो लगभग 2 घंटे का गैप बताता है। ये दोस्तों इसको भी हम समझेंगे आगे, लेकिन इस चीज़ को जानते रहिए। सबसे पहले उगता कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में कहाँ पे उगता है? गुजरात में। किस भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है? 10%, 15%, 20%, 25%। देखिए इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है 10%। सेबी के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगभग 10% के शेयर की अनुमति है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? देखिए चंपारण से भी क्वेश्चन आपके लगभग दोस्तों 80% सेट में पूछे गए हैं चंपारण से। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था, जो नहीं था उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। बिहार, देखिए यह शुरू कहाँ पे हुआ था? बिहार में। आप जानते रहिए बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। कब? 1917 में किया था। इसको जानते रहिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो नहीं थे वह आपके जयप्रकाश नहीं शामिल थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? कौन सा दोस्तों? विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना की अगर हम सब बात करें तो ये 1922 नहीं दोस्तों, 22 नहीं, 1921 में इसकी स्थापना जो है 1921 में हुआ था। कौन किया था? ये अभी आपके एग्जाम में पूछता है। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था।
और है कहाँ में, शांति निकेतन में स्थित है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है फर्स्ट, यह वायु का रंग बताता है। सेकंड ऑप्शन है, यह आपके क्षेत्र में ओजोन का स्तर की भविष्यवाणी करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह ध्वनि प्रदूषण एवं ध्वनि तीव्रता को निर्धारित करता है। लास्ट ऑप्शन है, यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा को। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। हाँ, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? नदी, समुद्र, लैंडफिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैंडफिल। अब आप सोचते हो लैंडफिल है क्या? लैंडफिल साइट अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने के लिए एक साइट है। लैंडफिल अपशिष्ट निपटान का सबसे पुराना और सबसे आम रूप है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। वनों की कटाई से आमतौर पर किस में कमी आती है? ऑप्शन है मिट्टी का कटाव, सेकंड ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड ऑप्शन है सूखा, लास्ट ऑप्शन है वर्षा। वनों की कटाई से आमतौर पर किस में कमी आती है? जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप खुद भी सोचने का प्रयास करिए ना। वनों कटाई में किस में कमी आएगी? आप कहेंगे वर्षा में। वन नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा देखिए, एक मिनट, आप एक चीज़ सोच सकते हैं, मिट्टी के कटाव, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो कमी आएगी किसमें? वर्षा में दोस्तों। पहले की अपेक्षा वर्षा अब इतना कहाँ पे होती है, नहीं हो रही थी। अगर बन ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगा? वर्षा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं UNFCCC का से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही है दोस्तों, इसी संबंधित है। फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आप चाहिए तो पूरा सेकंड भी देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो होगा नहीं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति, सेकंड ऑप्शन है फाइटिक वनस्पति, थर्ड ऑप्शन है शीतोष्ण वनस्पति, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कश्मीर घाटी में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। वहाँ पर शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 49 स्क्वायर मीटर, सेकंड ऑप्शन है 48 स्क्वायर मीटर, थर्ड ऑप्शन है 45 स्क्वायर, या फिर लास्ट ऑप्शन है 42 स्क्वायर। यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर तो 7 है, 7 7 49, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा, 49 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है? 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 इसका 7 7 49। चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों ये साधारण ब्याज है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों, आप लिख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। कह रहे हैं कि 10,101 पर 3 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कब दोस्तों? वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इसमें 3 चीज़ आपको हम बता रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सूत्र आपको बता दे रहे, उसमें धर के आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास दोस्तों मूलधन कितना है? मूलधन आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000, 10,000 1 से 100। इसके बाद अगर हम सब समय की बात करें, समय कितना दे रहा है? समय इसमें दे रहा है दोस्तों 3 वर्ष। और कितना दर है, कितना रेट ले रहा है? तो आप कहेंगे इसमें दर की अगर हम सब बात करें तो दर ले रहा है इसमें 9 वर्ष, वार्षिक है। अब हमको बताना, देखिए सूत्र आप इसमें रख दीजिए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 प्लस
r/100 पावर n मतलब दर कितना है आपका जो 9% है वही आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दर दे दे रहे हैं माइनस प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,101 है। इसको आप बस इसी का आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें पैड पे लिखने में समस्याएं हो जाती हैं, इसमें पूरा भर जाएगा इसे सॉल्व करने में। इसे आप सॉल्व करिए, इस सेम टू सेम इसी सूत्र में आप रखिए सवाल जो आपको यही बताएं, ये 3 चीज़ को इसमें आप फिल कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट करिए, इसको हम स्क्रीनशॉट सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लेके उसे हम अपलोड कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ का क्वेश्चन जो होता है उसे आप खुद से लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखेंगे। मैथ का क्वेश्चन रटने से नहीं होता कि आप मैथ का क्वेश्चन रट लें, देख के हमको आ जाएगा, नहीं, आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें हम राइट आंसर आपको बता देते हैं, उसे जब हम सॉल्व करेंगे इसमें तो आपका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा दोस्तों, 2980 आंसर आपको बता दिए हैं, यही आपको लाना है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, करेंगे 29.92 गुणे 2.4 प्लस 21.28 गुणे 4.5, इसको सॉल्व करना है। देखिए आप चाहे तो पहले गुणा कर लीजिए फिर जोड़ लीजिए, आपको यही करना भी पड़ेगा। इसका पहले गुणा कर लीजिए, इसका फिर गुणा करके जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। गुणा करने में कुछ बच्चों को समस्या हो रही है, तो समस्या आप ये समझिए, हम गुणा करने एकदम जो आप तरीका करते आए हैं, अगर कोई क्वेश्चन में समस्या हो रही है हम नहीं लगा पा रहे हैं, आप वो तरीका इस्तेमाल करिए जो इसके पहले आप कट रहे हैं, फिर उसके बाद आप एडवांस तरीके पर जाइए। आप शुरू में एडवांस तरीके पर जाएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सबसे पहले हम पुराने तरीके पर चलते हैं। मान लीजिए 29.92, फिर हम 2.4, अभी हम दशमलव को हटा देते हैं, मतलब समझ रहे हैं दशमलव इसमें लगा ही नहीं है। सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 36 से हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 36 3 39, 39 का 9 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 2 10 1 11, क्लियर। इसके बाद हम कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 19 की 9 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, क्लियर। इसे हम सॉल्व करते हैं, 8 6 4 10 0 हासिल लगा 1, 8 8 16 1 17 1 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 1 10 10 1 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7, इतना आ गया। अब देखिए इतना आने के बाद हम समझते हैं दशमलव कितने संख्या, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 3 अंक में हमको दशमलव लगाना है, 1 2 3, हमको मिल गया कितना दोस्तों 71.808। एक का हमने गुणा कर दिया, दूसरे को प्लस करना था ना। अब एक आप खुद से करिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 21.28, पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को भी 21 28, राइट, यहाँ पे 45 लिख दे रहे हैं। इसे गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो आए जिस 3 संख्या फिर लगा दीजिए, उसे जोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं हम इसे लगा के बताएं, नहीं तो आप खुद से लगाने का प्रयास करिए दोस्तों। आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसमें हम राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं, वही राइट आंसर है, उस तरीके से आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। राइट आंसर इसमें बी होगा, 163.568 आएगा आंसर बी सही है इसमें। आप इसमें गुणा करके जो आए 3 अंक को दशमलव लगा के फिर जो आए उसे जोड़ लीजिए, बस सिंपल से यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम 225 है और महत्तम 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जो उनमें से एक संख्या 25 है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, आप सेकंडों में आंसर आप ऐसे संख्या को देना है। आपको पता है पहली, एक मिनट पेट समस्या कर रहा है दोस्तों थोड़ा सा। हाँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF, यही आपका सूत्र है। इसी में रख दीजिए SCF कितना है 225, SCF क्या है 5 है, गुणे 5 हो गया। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या मान लीजिए x है। अब इसे आपको निकालना है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हम इसे सीधा यहाँ पे 225 गुणे 5 बटे
इस तरफ आएगा तो बटे हो जाएगा ना 25 यक्स। अब इसे हम सॉल्व करिए। देखिए आप कहेंगे 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 9 225, मतलब कितना गया 9, 9 से कट गया। अब अगर हम इसे गुणा करते हैं तो यहाँ पे 9 आया है, 1 मिनट, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 9 आ गया, 9 गुणे 5, 9 बचे 45, तो 45 इसमें राइट आंसर हो गया। पेड़ दिक्कत कर रहा है दोस्तों, चलिए ठीक है। यहाँ पे 45 इज करेक्ट आंसर। 45 किस में है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। करें सूर्य के कारण एक 5 फीट के आदमी की छाया 4 फीट की होती है, जबकि आदमी के बगल में एक खंबे की छाया 36 फीट होती है। तो खंबे की ऊंचाई आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। इसका 6 फीट है, इसकी छाया कितना पड़ रही है? 4 फीट का पड़ रही है। और चलिए यहाँ पे इसको लगाते हैं, और इसके जस्ट बगल ही एक खंभा है, उसकी हाइट तो हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी छाया कह रहे हैं, खंबे की छाया हमको पता है। छाया कितना है? कह रहे हैं कि 36 फीट की छाया है। ठीक है, इसे हमको सॉल्व करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/5, नहीं सॉरी कितना 4 है ना, 6/4 बराबर क्या है दोस्तों? यश/36 लिख दे रहे हैं। क्लियर। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यश बराबर क्या आएगा? यश बराबर 54। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि NUMBR संबंध है UNBMRE, तो गोस्ट को आपको बताना है ना, GHOUST। देखिए इसमें हो क्या रहा है? देखिए NU है, UN है, MB है, BM है, ER है, RE है। आई होप आप समझ गए इसमें हो क्या रहा है। जो हो रहा है भाई आप कर दीजिए। GH है, HG कहाँ पे है? HG फर्स्ट में ही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर OS है तो हमको SO करना है, SO हो गया। T तो लास्ट में रहेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज सी करेक्ट आंसर। आपको बताना है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता है। ऑप्शन मूंगफली, चना, सरसों, चावल। आपको बताना है इसमें जो सबसे कम मेल खाता है। देखिए चना, सरसों, चावल, मूंगफली। अगर हम इसमें का फल की बात करें, चना का फल कहाँ लगता है? ऊपर लगता है, सरसों का भी, चावल का भी, लेकिन मूंगफली नहीं। तो इसमें मूंगफली हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना था हम बताते हैं। इसका चावल माना था। यह भी चीज़ आंसर देना, कुछ बच्चों ने तर्क यह दिया था, यह भी सही, तर्क भी सही है, लेकिन वह रबी फसल के देखा था। चावल को छोड़कर अन्य सभी फसल जैसे कौन सी है? रबी की फसल है, जबकि चावल कैसी फसल है? आपकी खरीफ की फसल है। तो आयोग ने आंसर चावल को माना था, लेकिन मूंगफली भी आंसर आपका हो सकता है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो जाहिर से काफ़ी बच्चों को समान नंबर दे दिया जाता है, तो आयोग इसमें डी माना था। 17, 44, 62, 53, अगली संख्या क्या आएगा उसको आपको बताना है। इसमें हो क्या रहा है उसको आपको बताइए। देखिए 17 आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें जो हो रहा है उसको आप समझिए। इसे देखें ना, 7, 1, 8, 4, 4, 8, 6, 2, 8, 5, 3, 8। क्या ऐसा कोई संख्या है जो उनका योग 8 है? कह रहे हैं, आप कहेंगे 6, 2, 8, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहे हैं ये 18,514 का अर्थ AHEAD, तो 31,385 का अर्थ क्या होगा? देखिए इसमें आपको बताना है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है? ए है। 8 की वैल्यू क्या है? एच है। इसी तरीके से आप समझना है। 3 की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों? 3 की वैल्यू अगर इसमें हम सब बात करें, 3 तो दिया ही नहीं है, ठीक है। 1 तो दिया है, 1 की वैल्यू क्या आएगी? मतलब पहला अक्षर हम छोड़ दे रहे हैं, 1 की वैल्यू क्या आएगी? ए आएगी। क्लियर। फिर 3 है, 3 की वैल्यू हम छोड़ते हैं। 8 की वैल्यू क्या दिया गया है? 8 की वैल्यू एच दिया गया है। फिर यहाँ पे कोई खाली जगह है, फिर 8 की वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू यहाँ पे हम सब देखें तो एच है, फिर एच हो गया। क्लियर। इसके बाद 5 की वैल्यू क्या है? 5 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर हम सब बात करें तो ई है। क्लियर।
अगर हम सब इसे मैच करें तो लास्ट में एच ई कहाँ पे है, लास्ट में सी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा कि वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। हर्षिनी का चित्र में लड़की से क्या संबंध है। देखिए बहुत ही रीजनिंग से आप ब्लड संबंधित, रीजनिंग क्या ब्लड संबंधित से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। इसे आप एक एक पॉइंट को बनाते जाइए। जैसे एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा, कौन कहा, हर्षिनी ने कहा। मान लीजिए कोई भी लड़की है, XYZ यहाँ पे लड़की मान ले रहे हैं, ठीक है। कहा कि वह नेहा की माँ है, वह नेहा की माँ है, मतलब इसके नीचे क्या होगी, नेहा होगी। चलिए नेहा यहाँ पे बना दे रहे हैं। नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं, जिसके पिता मेरे बेटे हैं। देखिए अब यहाँ पे इसके नेहा के पिता कौन है, नेहा के पिता मान लो यहाँ पे फादर हो गए, पिता हो गए, और ये तो पति पत्नी तो होंगे ही। तो एक यहाँ ये तो लड़की है ना, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है रुकिए। हाँ, कह रहे हैं कि वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। चलिए यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पिता बना लिए, मेरे पिता मेरे बेटे हैं। हर्षिनी का चित्र से क्या संबंध है। हर्षिनी यहाँ पे हो गई, हर्षिनी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे पुत्र बता रहा है ना, मेरे बेटे हैं। तो इसमें जो संबंध बन रहा है, तो संबंध इसमें कोई नहीं सही होगा। माँ भी तो नहीं लगेगी दोस्तों, चाची भी नहीं ली, चचेरे भाई भी नहीं ली, इसमें कोई नहीं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उस लड़की की सास लगेगी, क्या लगेगा, सास लगेगी। ये तो सास का ही कॉलम तो बन रहा है, सास, तो इस सास का कॉलम बन रहा है। लेकिन इसमें इस लड़की का और लड़के का और हर्षिनी का पूछ रहा है, तो इसमें कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपके आर्ट ऑफ टीचिंग है, अदर स्किल से संबंधित है। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए हम सब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।